सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेशन का। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने लेजिस्लेशन की मीनिंग पढ़ ली, उसके काइंड्स के बारे में कि कौन से प्रकार हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे लेजिस्लेशन, आज का टॉपिक रहेगा लेजिस्लेशन के आगे क्या वर्ड ऐड हो गया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यदि हम बात करें ऐतिहासिक की कि पहले क्या था, कब इसके प्रारंभ हुआ, तो प्रात्ययित विधान का जो प्रारंभ है, डेलीगेट लेजिस्लेशन का जो प्रारंभ है, सबसे पहले जो 1832 का रिफॉर्म एक्ट हुआ था ब्रिटेन के दिन, वहाँ से माना जाता है। यह माना जाता है कि जो डेलीगेट लेजिस्लेशन का जो प्रारंभ है वो रिफॉर्म्स एक्ट 1832 से माना जाता है। किस लिए माना जाता है, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है, पहले एक सामान्य भाषा में समझा देती हूँ मैं कि मेरे को कोई भी क्या है, पावर है, मैं क्या हूँ, सर्वोच्च हूँ, मैं मेरी संसद हूँ और मेरे को क्या करना है, कोई भी कार्य करने की पावर है मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कार्य की अधिकता है, मैं उस कार्य को कर नहीं पा रही हूँ, समय नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं क्या कर दूँगी, कोई जो बंदा है मेरे जो नीचे है, मैं उसको क्या कर दूँगी, नीति का निर्धारण करके, नियमों को निर्धारण करके क्या कर दूँगी कि अब इसको क्या कर दिया जाए, फिलअप कर दिया जाए, इसमें रूल एंड रेगुलेशन बना दिया जाए। तब मैंने क्या कर दी, अपनी जो पावर थी वो क्या कर दी, डेलीगेट कर दी है उस थर्ड व्यक्ति को, प्रशासन के जो भी कार्य करता है उस ऑफिसर को, अधिकारी को क्या कर दी है, मैंने अपनी पावर क्या है, दे दी है, तो वो कहलाता है डेलीगेटेड करना अपनी पावर को। तो इस प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो 1832 के रिफॉर्म एक्ट से माना जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि सरकारी जो भी विभाग है अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सके, अपना काम तरीके से कर सके, जो सर्वोच्च विधायक द्वारा क्या की जाती, शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। अब 19वीं शताब्दी की हम बात करें कि पहले भी ये था क्या प्रचलन में, या वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आया है, तो मेटलैंड की हम बात करें तो उन्होंने स्थानीय परिषदों, मंडलों, अधिकारियों को समिति द्वारा प्रत्यायोजित विधायी शक्ति का उल्लेख किया था, क्या हो सके उस समय तक इस प्रकार के प्रत्यायोजित विधान को विधिवेताओं ने अधिक महत्व नहीं दिया था। प्रत्यायोजित विधान का जो अर्थ है दो अर्थों में कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि कार्यपालिका को ऐसी विधानिक शक्ति होती है जो संविधान द्वारा सौंपी जाती है। क्या कहा कि क्या करे, जो भी पावर है वो क्या कह रहा है, डेलीगेट की जा रही है, तो क्या कह रहा है, कार्यपालिका की ऐसी विधान शक्ति होती है जो कौन सौंपता है, उसे विधायिनी द्वारा सौंपी जाती है। और दूसरे अर्थ में यह कि विधायिनी द्वारा प्रदत्त शक्ति का यह परिणाम होती है, यानी कि जब विधानमंडल अपनी विधायिनी शक्ति स्वयं के सिवाय किसी अन्य निकाय या संस्था को सौंपता है, तो ऐसे निकाय या संस्था द्वारा निर्मित विधि प्रत्यायोजित विधान कहलाती है। यानी कि विधायिनी शक्ति ने क्या कर दिया, अपनी जो भी पावर थी वह किसी निकाय या संस्था को सौंप दी है, तो ऐसे निकाय या संस्था द्वारा जो भी निर्मित विधि है वह प्रत्यायोजित विधान कहलाती है। यह क्या कर सकती है, नियम, विनियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्र, अधिसूचना आदि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं, किसी भी रूप में हो सकती है। यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ में प्रारंभ से सामाजिक चेतना या नव जागृति के कारण अनेक प्रशासन की समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो उनके निपटे जाने के लिए क्या एक इस प्रकार के व्यवस्था की कल्पना की गई, तो प्रत्यायोजित विधान का क्या हुआ है, आवश्यकता अनुभव की गई थी। अब प्रत्यायोजित विधान के बारे में जो भी कौन कौन से जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है, तो 3 जो विधि शास्त्री उन्होंने विभिन्न विचार भी व्यक्त किए हैं और उनका समर्थन किया है, रॉबिन्सन, लॉस्की और जेनिक्स। इसको हम याद कर सकते हैं RLJ के बारे में, या RJS। हम लॉ के बाद हर व्यक्ति का एम क्या रहता है, RJS बनना, तो RJS से भी याद कर सकते हैं, रॉबिन्सन, लॉस्की और J का मतलब हो गया जेनेक्स करके। तो वर्तमान की जो सामाजिक या जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक की जो भी प्रगति, उनका संसद के लिए क्या आवश्यक हो गया कि अपने प्रशासनिक कार्य की कुशलता के लिए वह अपनी विधायी शक्ति क्या कर दे, कार्यपालिका के प्राधिकारी को क्या कर दे, प्रत्यायोजित कर दे। KR रावत वर्सेस सौराष्ट्र राज्य में यह बात स्पष्ट की गई थी। तो प्रत्यायोजित अधिकार शक्ति के अंतर्गत प्रशासन के जो भी अधिकारी होते हैं उनको विभागीय नियमों और आदेशों की संरचना की जाती है।
अब ऐसा क्या कारण हो गया जब व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को विधायी शक्ति प्रतियोजित किए जाने के क्या कारण है, क्या ऐसी आवश्यकता महसूस की गई तो उनकी शक्तियों को डेलीगेशन किया गया। तो सबसे पहले हो गया समय का अभाव, कि संसद और विधानमंडलों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वे जो भी एक्ट पारित कर रहे हैं उनके सभी पहलुओं पर क्या कर सके, गहन विचार कर सके। तो वे अधिनियमों द्वारा किसी विषय से संबंधित क्या करते हैं, मूल नीतियाँ तो निर्धारित कर देते हैं, और जो विस्तृत नियम बनाने की जो शक्ति है वो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर देते हैं। तो मूल अधिनियम तो क्या बनाएगा, स्वयं बनाएगा, और उसके जो भी नियम बनाने हैं उसकी वो शक्तियाँ क्या कर दी जाएगी, प्रत्यायोजित कर दी जाएगी। सेकंड आ रहा है तकनीकी ज्ञान की कमी। अनेक ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो विधि का निर्माण करना जो एक्सपर्ट होते हैं उस मामले में वही कर सकते हैं। तो संसद और विधानमंडल के पास तो नहीं है कि वो सभी तकनीकी ब्यौरे देने की क्षमता नहीं होती है, तो वो क्या करती है, व्यवस्थापिका अपने अधिनियम के द्वारा मुख्य नीति निर्धारित करके उस संबंध में विस्तृत नियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभाग के जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको सौंप देती है, जो उस कार्य में क्या होते हैं, पारंगत होते हैं, कौशल युक्त होते हैं। और यदि पर्याप्त ज्ञान और जानकारी के अभाव में यदि कानून बना लिया जाए तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ सकती है, जैसे अणुशक्ति है, बिजली है, गैस है, आदि ऐसे मामले हैं जिनमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शक्ति क्या करती है, डेलीगेट कर दी जाती है। थर्ड स्थिति आ रही है आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत। अनेक परिस्थितियों में कार्यपालिका को तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे व्यवस्थापिका यदि विधि निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब होने की संभावना रहती है, वो टाइम नहीं बच, क्योंकि उसमें प्रोसेस बहुत अधिक होती है। तो आपातकाल में शीघ्र कार्रवाई की दृष्टि से क्या करती है, व्यवस्थापिका अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर देती है कार्यपालिका को। फिर आ जाता है विधि की प्रायोगिकता के परीक्षण हेतु, यानी कि एक्सपेरिमेंट के कारण, कि अनेक विषयों से संबंधित विधियों को अंतिम रूप से लागू करने के बजाय प्रारंभ के रूप में लागू किया जाता है, तो उन विधियों का जो परिणाम है, उनका जो प्रभाव है, दृष्टिकोण को परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यदि ये विधियाँ सफल सिद्ध होती है तो इन्हें प्रभावी रहने दिया जाता है, अन्यथा इनका क्या कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा ऐसी विधियों का प्रत्यायोजन कार्यपालिका को किया जाना बहुत ही उपयोगी रहता है, क्योंकि इससे विधायी जो प्रक्रिया है वो जटिल जो दीर्घकालिक होती है, तो विधि में जो परिवर्तन करना है वो सरल और दूरगामी हो जाता है यदि डेलीगेशन कर दिया जाता है। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे रासायनिक योजनाएं, आयात निर्यात, कर, मुद्रा विनिमय, ऐसे होते हैं जिनके बारे में यह समझा जाता है कि इनसे संबंधित विधि अधिनियमित नहीं हो जाती है तो उन्हें उजागर करना जनहित में नहीं होगा। तो ऐसे मामलों में जो भी विधायन द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को विधि निर्माण तो सौंप दिया जाता है ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे। लोक प्रशासन में वर्तमान की जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, सामाजिक कार्य में वृद्धि होती जा रही है, तो इन दृष्टि से भी क्या है, उनको अब डेलीगेशन करना आवश्यक होता है कि जनसाधारण के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी क्या हुआ है, जो डेलीगेट लेजिस्लेशन एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। तो वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक विधान का महत्व क्या है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, और सामान्य प्रवृत्ति क्या हो गई कि वह क्या कर देती है, व्यवस्थापिका नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करके तत्संबंधित जो भी प्रक्रिया है उनको क्या कर लेती है, ब्यौरे तैयार करके कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर देती है। तो लेकिन जो किसी भी हर बात की आलोचना होती है, लेकिन फिर भी जो लॉर्ड हिबर्ट है उन्होंने प्रत्यायोजन को नई निरंकुशता, न्यू डिपोजिटिज्म में निरूपित करते हुए कहा है कि किसी शासन के प्राधिकारियों को स्वेच्छाचारी बनने की संभावना है, और डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है उसके भी यह विपरीत है। तो वर्तमान में लेकिन डेलीगेशन लेजिस्लेशन के बिना व्यवस्थापिका है जो अपना कार्य अकेले कर नहीं सकती है। अब हम बात करें डेलीगेशन लेजिस्लेशन की भारत में क्या स्थिति है, तो भारत का जो अपने संविधान है के भाग 4 में जो उल्लिखित कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना हमने साकार करने का जो हमने निर्णय लिया है, जो नीति निर्देशक के सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रत्येक विधान को परम आवश्यक माना गया है, क्योंकि संविधान में विधानमंडल के जो कार्य क्षेत्र को भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया है, और इनके उल्लंघन में यदि कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका क्या कर देती है, उसको शून्य प्रभावी और अल्ट्रा वायरस माना जाता है। तो भारत ने विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के अंतर्गत किसी भी अधिनियम को परिवर्तित करने की शक्ति, उसको छूट देने की शक्ति, क्षेत्र विस्तार की शक्ति, आदेश, विनियम, बाईलॉज को निर्माण करने की शक्ति, टैक्स को लगाने की शक्ति, अधिरोपित करने की आदि शक्तियाँ क्या उसमें समाविष्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड बताया गया था WC मिल्स बनाम बेंगलोर कॉरपोरेशन के मामले के अंतर्गत। तो कभी कभी उसका
अपने जो भारत में उसको सब डेलीगेशन का भी करना आवश्यक हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो प्रत्यायोजन का अधिकार रखने वाला अभिकरण भी क्या कर सकता है, अपनी पावर को किसी अन्य को डेलीगेशन। हम बात क्या कर रहे थे कि व्यवस्थापिका अपनी जो शक्तियाँ होती है वो किसको करे, कार्यपालिका को कर देती है, तो वो कहलाता है प्रत्यायोजित विधायन। अब यदि कार्यपालिका किसी एजेंसी को शक्ति दे देती है तो वो कहलाता है सब डेलीगेशन, उप प्रत्यायोजन कहलाता है। अब प्रत्यायोजित विधान पर न्यायपालिका का नियंत्रण है क्या, तो इन दिल्ली लॉज का जो केस है सबसे पहले आया था 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भारत में विधानमंडल शक्तियाँ प्रत्यायोजन कर सकती है, लेकिन मूलभूत कार्यों को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत स्थापित तो हो चुका है। इन दिल्ली लॉज के केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो मेन शक्तियाँ हैं, जो मूलभूत कार्य हैं, वह कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। अब प्रत्यायोजित विधान दिया गया है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए क्या क्या कुछ नियंत्रण लगाना आवश्यक हो गया है। तो सबसे पहले है बात कर रहे हैं हम संसदीय नियंत्रण की। तो संसद या विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक को क्या कर सकती है, संशोधित, निश्चित या अस्वीकृत कर सकती है, जो मंत्री पर सौंपे गए अधिकारों से संबंधित होती है। ठीक है, तो फिर बात आ रही है पार्लियामेंट्री सुपरविजन की, संसदीय निरीक्षण के प्रत्येक विधान यदि कोई भी नियम बना देती है तो इस प्रकार निर्मित विधि को क्या किया जाता है, स्वीकृति हेतु संसद के पटल पर रखा जाता है। तो उक्त विधि जो प्रत्येक विधान के दिन बनाई गई है तो उस विधि को क्या किया जा सकता है, संशोधित, निश्चित या अस्वीकृत भी किया जा सकता है। तो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया प्रत्येक विधान जिसको डेलीगेशन किया गया है उन प्राधिकारियों को। यदि डेलीगेशन लेजिस्लेटिव शक्ति बाह्य या अल्ट्रा वायरस है तो उसको पटल पर रख देने से मात्र से विधि मान्य नहीं बनाया जा सकता। यदि वो गलत है तो उसको क्या कर दिएगा, संसद द्वारा हटा दिया जाएगा, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या होता है कि विधि का निर्माण करने वाले जो भी अधीनस्थ प्राधिकारी हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि वे अपनी प्रत्यायोजित विधायी शक्ति का दुरुपयोग न करें। यदि करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में एक जांच समिति भी बनाई जा सकती है। फिर आ रहा न्यायिक नियंत्रण कि जो न्यायालय के जो लोक प्राधिकारी है, जो पब्लिक अथॉरिटीज है, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखने की अधिकार शक्ति भी प्राप्त होती है। ये शक्ति किसके द्वारा, रिट के द्वारा स्थापित की जाती है। जैसे आदेश है, घोषणा के द्वारा भी क्या किया जाता है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उनके जो भी कार्यकलाप है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर उचित नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है कि उन्होंने अपने जो भी शक्तियाँ डेलीगेट की गई है, जो लेजिस्लेशन पावर है, उसको अल्ट्रा वायरस से अपने अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। तो ऐसी जो शक्ति बाहर नियम है, यानी कि अपने अथॉरिटी के बाहर उन्होंने यदि काम किया है पावर के, तो उनको इलीगल भी घोषित किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो विचारणीय प्रश्न ये होता है कि भारत के प्रत्यायोजन विधान में कि भारत में शक्ति प्राधिकरण का सिद्धांत तो यथार्थ रूप से लागू नहीं है, फिर भी किस आधार पर आप प्रत्यायोजित विधान को निषेधित करते हो। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन न्यायाधीश मुखर्जी के द्वारा रामजविया वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में कहा कि यद्यपि जो शक्ति प्राधिकरण का सिद्धांत है उसको मान्य नहीं किया गया है, फिर भी जो सरकार के तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, उनके कार्य में स्पष्ट भेद है और संविधान भी अपेक्षा नहीं करता है कि वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार से विधायक के जो भी कार्य है, उनका मूल जो भी कार्य है, उनको प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पारित जो एक्ट था उसके अविधिमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर 19(1) जी के जो भी अधिकार है उनका उल्लंघन किया जा रहा था। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा की हम बात करें तो उसमें भी संविधान जो 14 के उल्लंघन को किया गया था कि वह विवाह नहीं कर सकते, गर्भधारण नहीं कर सकती, वो आर्टिकल 14 के उल्लंघन के विरुद्ध था, तो यह कार्य भी नहीं हो सकता। फिर जो एक महाराष्ट्र राज्य में चंद्रभान ताले के मामले 151 को असंवैधानिक घोषित किया गया सिविल सेवा के नियमों को, क्योंकि 14 के नियमों में के उल्लंघन में था। तो इस प्रकार के जो नियम जो मूलभूत अधिकार का उल्लंघन करते हैं उनको क्या किया जाता है, इलीगल घोषित किया जा सकता है। अन्य कंट्रोल भी किया जा सकता है कि प्रशासन ने लोकमत तैयार करना है तो कई प्रकार से क्या रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। लिवर्सिस बनाम एंडरसन में कहा कि ऑटकर ने भी कहा है, उन्होंने यह कहा है कि यह एक प्रकार का निरंकुश शासन लगता है, उन्होंने अपनी असहमति बताई है इसके बारे में। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया कि डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या है,
किन कारणों से डेलीगेट लेजिस्लेशन का निर्माण हुआ, किस आवश्यकता के कारण, भारत में प्रत्यायोजन विधायन की क्या स्थिति है और उसमें क्या कंट्रोल रखा गया है कि जो भी प्रशासन के अधिकारी है जिनको भी लेजिस्लेटिव पावर दी जा रही है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, तो उन पर नियंत्रण है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, पार्लियामेंट्री सुपरविजन है, न्यायिक नियंत्रण है जुडिशल का, और अन्य काफ़ी सारे हैं जो उन पर नियंत्रण घोषित की गई हैं कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करते हुए राज्य और राष्ट्र के हित में कार्य करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।